नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर प्रसिद्ध पत्रकार अशोक वानखेड़े के साथ हम हाजिर हैं देश भर के अहम मुद्दों पर बातचीत के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका अशोक जी। नमस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर चर्चाएं तेज है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा पर यही स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि किसी को अगर झूठ बोलना है तो उसे बीजेपी से सीखना चाहिए। बीजेपी झूठ बोलने में माहिर है। जैसे किसी को बदनाम किया जा सकता है, कैसे किसी के चरित्र को संदिग्ध बताया जा सकता है, इस तिकड़म में बीजेपी बहुत आगे है। नहीं, देखिए अब क्या हुआ, ऑलमोस्ट जयंत चौधरी का पूरा कुनबा ये तय कर चुका है कि ऐसे अपमानित होने के बजाय हम एनडीए में जाएंगे, और वो रास्ता और सुलभ करने के लिए चरण सिंह जी को आज भारत रत्न दिया गया है। अब आप बिहार चलते हैं, जहां नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना है। बिहार में एक शब्द है अशोक जी, हवा टाइट हो जाना। तो 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करना है, और ये विश्वास मत हासिल करने के दरमियान उससे पहले बीजेपी और नीतीश बाबू की हवा टाइट है। अब उसमें क्या हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक लापता हैं। हालांकि जदयू का दावा है कि हमें तोड़ने की ताकत किसी में नहीं है। भाजपा ने तो अपने सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया है, लेकिन बीजेपी की हवा खराब है बिहार में। क्या कहेंगे अशोक जी? देखिए, सारा पेच फंसा है स्पीकर पे। स्पीकर ने इस्तीफा देने से मना कर दिया, तो या तो आपको ये विश्वास का मत उसी स्पीकर के अंडर लेना होगा जी, या सबसे पहले आपको स्पीकर पर हटाने के लिए अविश्वास लाना होगा। तो वो अविश्वास लाने के लिए वहीं आपका फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। ये फ्लोर टेस्ट से डर इसलिए रहे हैं क्योंकि मेजोरिटी बहुत थिन है, बहुत थिन। यस, बीजेपी के साथ जाने के लिए बहुत जनता दल यूनाइटेड के कुछ एमएलएज अनबन कर रहे हैं कि हम बहुत बुरा भला कहते हैं क्योंकि विचारधारा नहीं बैठती। नीतीश बाबू ने तो डिसीजन लिया, अब वो क्या ईडी सीबीआई के प्रेशर में लिया, क्या वो शाह साहब एमएलए जो अंदर है विधान परिषद के सदस्य, वो उनके फार्म हाउस पे मिली हुई डायरी संयोग से उसका भी कलर लाल है, उससे कुछ रेड सिग्नल मिला है। तो नीतीश जी अपनी छवि नहीं खोना चाहते। लेकिन कुल मिला के इस बार जब नीतीश गए तो बीजेपी में भी दो फाड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एसेट है, कुछ लोग कहते हैं कि लायबिलिटी है। ये तो चुनाव के नतीजे बता देंगे क्या है। लेकिन बीजेपी अभी हवा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा हवा टाइट है। मैं कहूँ बीजेपी और नीतीश की 12 तारीख आते आते बहुत परेशानी होगी। 4-5 दिन है, और 5 दिन में हवा किधर क्या करवट बदल लेगी, क्योंकि जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी पलटी मारते हैं तो बाकी लोग भी पलटी मारने में क्या हर्ज है। बिहार में अब पलटी मारना कॉमन हो गया है। 1999 में अधिकतम 4 महानुभावों को भारत रत्न सम्मान दिया गया था। अब 4 को कैसे, अब उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे पुरस्कार भारत रत्न दिए गए थे, इसमें 2 कहीं 3 वर्ष अभी मैं याद नहीं दिला रहा हूं आपको। लेकिन अब यह है कि 4 दिया गया तो 5 क्यों नहीं दिया जाए? मोदी जी हैं, 5 देना चाहिए भाई। नहीं, तो उन्होंने लकीर को छोटी करनी है, एक तो ये है। दूसरा, भारत रत्न के नाम पर किस तरह की राजनीति मोदी जी करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, किस वोट बैंक को एड्रेस करना चाहते हैं? एक तो नरसिंह राव का समझ में आ रहा है, बाबरी वाला मामला। दूसरा समझ में आ रहा है स्वामीनाथन का किसान का मामला कि उनको इसलिए दिया गया है। और तीसरे जो भारत रत्न का है उस बारे में चौधरी चरण सिंह का, तो जाट लैंड, जाट वोट बैंक। और फिर हम वहीं आते हैं जहाँ की जयंत चौधरी का मामला जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब तो क्या आप इस गुणा भाग समझ? देखिए, आखिरी सवाल है। ये जो 4 नाम पहले आपने गिनाए जी, जिसमें बारडोलाई भी है, जिसमें रविशंकर भी है, जिसमें अमृत सेन भी है, और जिसमें जयप्रकाश नारायण भी है। जयप्रकाश नारायण का कोई वोट बैंक नहीं, वो एक लेजेंड आइकॉन थे, वो बहुत बड़े भीष्म पितामह जैसे थे। बारडोलाई का हो सकता है कि आसाम के नजर देखते हुए किया होगा तात्कालीन सरकार ने, लेकिन पंडित रविशंकर और अमृत सेन इनका कोई वोट बैंक नहीं है। लेकिन 2014 के बाद जो भारत रत्न दिए गए उसको थोड़ा सा मॉनिटर करिए आप। बंगाल का इलेक्शन आता है और प्रणव दा को भारत रत्न दिया जाता है, ये बताने के लिए कि प्रणव दा के साथ अन्याय हुआ, बंगाल के साथ अन्याय हुआ, हम बंगाल के साथ न्याय कर रहे हैं, बंगाल ने हमारे साथ न्याय करना चाहिए। पॉलिटिकल डिसीजन था वो। लेकिन हुआ उल्टा
क्योंकि आप एक बंगाली को सम्मानित करके उस बंगाल की बेटी को अपमानित नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यदि उन्होंने दीदी और उसका माखौल नहीं उड़ा हुआ था तो शायद रिजल्ट कुछ अलग आते हैं। बंगाली अस्मिता उठ गई, उनने कहा कि दादा को दिया वो इस लायक थे, छोड़ो, ऐसा नहीं किया। लेकिन दीदी को अपमानित क्यों किया? बीजेपी को जगह दिखा दी। अब देखिए, जब सामाजिक न्याय की बात हुई और जातिगत जनगणना एक गले की हड्डी बन गई। अब आप जातिगत जनगणना तो कर नहीं सकते, लेकिन सामाजिक न्याय वाले लोगों को ये तो बता सकते हैं कि हम आपके हितैषी हैं। तो सामाजिक न्याय में जिसे भगवान करके पूजा जाता है, मंडल और इन बाकी सबकी सोच के पहले जिसकी सोच सामाजिक न्याय की नींव बनी हो, उस कर्पूरी ठाकुर को आपने भारत रत्न दिया जी, और रास्ता बना दिया। इसके लिए वहाँ पार्टी का जो स्प्लिट हुआ, जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू के लिए कि भाई कर्पूरी जी को भी आत्मसम्मान दिया, इसलिए हम उनके साथ जा रहे हैं, ये कहने की बात होती है। वो पॉलिटिकल डिसीजन था। क्या कर्पूरी ठाकुर का जो ग्रेटनेस है या कर्पूरी ठाकुर की जो महानता है वो आपको 2014 से लेकर 2024 तक पता ही नहीं थी? और अदरवाइज उनका कोई वोट बैंक नहीं उस तरह से देखा जाता। कर्पूरी ठाकुर तो पूरे बिहार के सर्वमान्य कर्पूरी ठाकुर आपको जातीयगत जनगणना का तोड़ के रूप में कर्पूरी ठाकुर को आपने दिया। 2014 में कर्पूरी ठाकुर वही थे, चारधारावासी थे नहीं। कर्पूरी ठाकुर का महात्मा उतना ही है 2014 में, 12 में, 16 में, 18 में, 19 में, 22 में और 24 में। बिल्कुल कोई कर्पूरी ठाकुर की मानता कम नहीं हुई। ठीक बात। लेकिन 24 में चुनाव के लिए आपको बिहार चाहिए और जातीयगत जनगणना का कार्ड आपके पास कोई नहीं है, तो इस जातीय जनगणना का जो जनक है, ओरिजिनल जो है, उसको ही आप चरण में पड़े रहो, तो ये कर्पूरी ठाकुर का हुआ। उसके बाद राम मंदिर आया। राम मंदिर में जिस हिसाब से अपमानित हुए अडवाणी जी, आप बीजेपी के किसी भी बड़े नेता को पूछिए, पूरा कैडर नाराज हुआ। कहीं ना कहीं एक फीडबैक आ गया पीछे से कि लोग पूरी तरह से नाराज है। अडवाणी जी अपमानित हुए, उनको आने नहीं दिया गया, राम मंदिर में उनको नहीं आने दिया, जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई शुरुआत की, उसको लिपापोती करने के लिए उन्हें भारत रत्न दे दिया गया कि अपना कैडर खोज रहे कि भाई जो को हम भारत रत्न दे दिया, और वो रो पड़े सुनते। ठीक है जी। अब आइए आप आपके 3 पे। अब इसमें चौधरी चरण सिंह, एक तो रास्ता खुला करना है। बिल्कुल। जयंत नहीं भी आए तो जयंत का जो वोट बैंक है वो चौधरी को मसीहा मानता है, तो उसके में सिंपैथी जगह करने के लिए, जैसा बंगाल में हुआ वैसा भी हो सकता है। किसानों का 13 तारीख का आंदोलन जो होने वाला है, उसमें MS स्वामीनाथन, नहीं, उसमें भी किसानों के भगवान यदि कोई है सबसे बड़े नेता तो चौधरी चरण सिंह है। अरे हमारे चौधरी को दिया, चौधरी को दिया, ये करने के लिए चौधरी चरण सिंह, इनको आज समझ में आया, 4 साल पहले क्यों नहीं आए? जिस चौधरी चरण सिंह के बेटे की सामान आपने बंगले से फेंकवा दिया बाहर, अजीत सिंह का, और अजीत सिंह का बाहर सामान फेंकने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों की लाइन लग गई थी कि हमारे चौधरी के बेटे का सामान कैसा फेंक दिया, चौधरी का अपमान करोगे आप? आज चौधरी याद आया आपको उसके, क्योंकि चौधरी के पोते से समर्थन चाहिए या वोट बैंक काटना है, वोट बैंक काटना है। और तब यदि चौधरी के प्रति इतना सम्मान होता तो चौधरी के बेटे का सामान नहीं फेंकवाते। ठीक बात। ये घड़ियाली आंसू है, इसलिए चौधरी चरण सिंह, इनको कोई श्रद्धा नहीं है चौधरी चरण सिंह के प्रति। उसके बाद आप आइए नरसिंह राव। कांग्रेस का मजबूत गढ़ साउथ में हुआ करता था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। याद कीजिए, कंबाइन आंध्र प्रदेश और YSR रेड्डी बल्क में आती थी सीटें वहां से, और कांग्रेस 100 पार करती थी। ये कांग्रेस का वजूद था। पार्टी राज्य टूटा, एक KCR लेके भागे, एक YSR का बेटा गया, TDP उधर मार्जिनलाइज हो गया। इन्होंने अपने तेलंगाना में तो अपना वजूद वापस लिया कांग्रेस ने। अब लड़ाई आंध्र प्रदेश की है। कांग्रेस आंध्र प्रदेश में नगण्य है, वर्तमान आंध्र प्रदेश में, आधे आंध्र प्रदेश में। वहां TDP और YSR रेड्डी कांग्रेस आमने सामने है। दोनों पार्टियां बीजेपी के चरणों में पड़ी हुई है कि हमको साथ में ले लो। एक गन पॉइंट पे है क्योंकि ED और CBI की केसेस है, और दूसरा क्योंकि कोई और चारा नहीं, कांग्रेस के साथ जा नहीं सकता, इसलिए बीजेपी को पार्टनर बनाता है TDP, और पहले भी NDA में रह चुका है वो। ऐसे में
यदि इन दोनों को ठिकाने लगा के अपना वजूद बनाना है तो फिर एक तेलुगु को भारत रत्न देना है। और तेलुगु में सबसे बड़ा नेता जो कोई है, जो देश का प्रधानमंत्री रह चुका है तेलुगु जो पहचान है तेलुगु अस्मिता का, वो है गारू नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव, ठीक है। तो नरसिंह राव गारू को सम्मानित नहीं कर रहे हैं, ये अपनी जगह ढूंढ रहे हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। यदि नरसिंह राव को इतना बड़ा मानते हैं कि जिसको भारत रत्न देने के लिए वो नतमस्तक होते हैं, तो इनको एक सवाल का जवाब देना चाहिए। उसी नरसिंह राव ने जिस आदमी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया और जिस आदमी के वित्त मंत्री बनने से इस देश में नए विकास की धारा बहने लगी, पूर्ण रूप से आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हुआ, वही इंसान को पूरे देश ने प्रधानमंत्री बनाया 2 बार, और उसने पूरा विश्व मंदी में होते हुए उसमें से भारत को निकाला। कहाँ सोना गिरवी रख के पैसा लेना पड़ता था और क्या भारत की साख बनाई। उसके 10 साल को आप कल ही गाली दे के निकले हैं, व्हाइट पेपर लाए हैं आपने उनके कुकर्मों पे। तो यदि वो कुकर्म है 10 साल, तो उसके जनक पीवी नरसिंह राव है। फिर नरसिंह राव को क्यों भारत रत्न क्यों आप दे रहे हो? ये डबल स्पीकिंग है, ये डबल स्पीकिंग है। सवाल नरसिंह राव का नहीं है, सवाल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है। अब आइए स्वामीनाथन पे। स्वामीनाथन आज भी पूरे किसान संगठनों में एक आइकॉन माने जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं। जब भी कुछ हो तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। अभी पिछले बार जब किसानों के आंदोलन हुए, सारा झगड़ा एमएसपी का था। स्वामीनाथन ने जो एमएसपी जिस हिसाब से प्रपोज की थी वो लागू करने की बात हो रही है और बार बार मैदान में वही कोट किया जाता है। अब इन्होंने स्वामीनाथन को भारत रत्न देके किसानों को ये बताने का प्रयास किया कि आपके आइकॉन को हम कितनी इज्जत देते हैं। बिल्कुल, एमएसपी नहीं देंगे, आइकॉन को देंगे, आइकॉन को देंगे। अरे जो लोग राम के साथ धोखा कर सकते हैं, अधूरे मंदिर में उसको बिठा सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अशोक जी, आपने इस कपट कथा को, कपट कथा इसलिए कह रहा हूं कि पूरे ये भारत रत्न और तमाम जो कपट चाल है प्रधानमंत्री मोदी का, उसको आपने आज बहुत विस्तार से समझाया। आपका बहुत आभार अशोक वानखेड़े जी। TV6 न्यूज नेटवर्क का कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी राय जरूर देंगे। आप हमारे कार्यक्रम को लाइक और सब्सक्राइब किया करें, छोटा सा आग्रह है। गूगल पर हमारा वेब पेज भी देख सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।